एक हॉस्पिटल में एक लड़की एडमिट होती है। जिस हॉस्पिटल में एडमिट होती है, जिस वार्ड में एडमिट होती है, उस वार्ड में मर्दों का जाना वर्जित होता है। जाना तो दूर की बात है, उस वार्ड में मर्दों का नाम लेना भी वर्जित होता है। आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ था कि वो लड़की मर्दों के नाम से खौफ खा रही थी, मर्दों के नाम से डर जा रही थी। जब भी किसी मर्द का नाम लिया जाता था उसके सामने, तो उस लड़की की सांसें उल्टी चलने लगती थी। ऐसे लग रहा था कि वो लड़की मर जाएगी। आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ था, क्या घटना घटा था कि वो लड़की मर्दों से नफरत करने लगी थी। उसके जेहन में डर हो जाता था, खौफ हो जाता था किसी भी मर्द के नाम सुनने के बाद। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। महाराष्ट्र के पुणे में एक इलाका है जिस इलाके का नाम है बलवाड़ी। बलवाड़ी में एक मध्यम वर्गीय परिवार है। उस परिवार में एक बेटी होती है जिसका उम्र होता है महज 13 वर्ष की। वो लड़की मुंबई चली जाती है। 2-3 घंटा रास्ता तय करने के बाद पुणे से वो मुंबई पहुंचती है। लगभग 8 बजे रात्रि को मुंबई पहुंचती है। वहीं पे वो खड़ी होती है रेलवे स्टेशन के बाहर। तभी एक ऑटो ड्राइवर आता है अपना ऑटो लेके। बोलता है कि बेटा तुम परेशान हो, क्योंकि वो लड़की रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू था। जब ऑटो ड्राइवर उसकी आंखों के आंसू को देखता है तो अपना ऑटो रोक देता है उसके सामने और बोलता है कि बेटा तुम दुखी हो, तुम्हें क्या परेशानी है, हमें बताओ। लड़की बताती है कि हम किसी लड़के से प्यार करते हैं और वो हमें बुलाया था। जब मैं यहाँ पे आई तो उसका फोन ही नहीं लग रहा है और ना ही वो मेरा फोन रिसीव कर रहा है। वो लड़की काफी परेशान थी, रो रही थी, क्योंकि घर वालों को बिना बताए वो मुंबई आई थी। वो ऑटो ड्राइवर इसकी बातों को सुनने के बाद चला जाता है। फिर 10-15 मिनट बाद आता है तो लड़की वहीं पे खड़ी होती है। बोलता है कि बेटा तुम अभी तक यहीं पे खड़ी हो, जिस लड़के से मिलने आई हो वो लड़का रेलवे स्टेशन के उस पार खड़ा है, काफी लेट हो गया उसे आने में, इसीलिए वो डर रहा है, तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहा है शर्म से। तुम बैठो ऑटो में, चलो उस लड़के से मिलवाता हूँ। लड़की उस ऑटो ड्राइवर की बातों में आ जाती है और ऑटो में बैठ के उसके साथ चलने लगती है। जब कुछ दूर जाता है ऑटो, तो वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की को बोलता है कि बेटा अपना चेहरा धो लो, तुम परेशान लग रही हो, तुम्हारे आंखों से आंसू निकले हैं, अपना चेहरा धो लो, चेहरा पोंछ लो, पानी पी लो। एक बोतल देता है, वो लड़की अपने चेहरे को धोती है और उसी बोतल से पानी पीती है। उसे नहीं पता था कि उस बोतल में कुछ मिलाया गया है, यानी कुछ नशीली पदार्थ मिलाया गया है। वो लड़की जब उस बोतल से पानी पीती है तो उसे चक्कर आने लगता है। वो बोलते हैं ऑटो ड्राइवर से कि ऑटो रोक दो। ऑटो रोक देता है ऑटो ड्राइवर। फिर वो लड़की बाहर निकलती है। बाहर निकलने के 1-2 मिनट बाद ही वो लड़की को चक्कर आता है और वहीं पे गिर जाती है। मुंबई है, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, सभी लोग अपने काम में व्यस्त थे और रात्रि का 9 बज रहा था। ऑटो ड्राइवर उस लड़की को उठाता है, ऑटो में बैठाता है और लेके जाने लगता है एक सुनसान जगह पे, एक जंगल के रास्ते की ओर। जब भी जंगल में चला जाता है, कोई नहीं दिखता है, तो वहीं पे ऑटो अपना रोक देता है और उस लड़की को ऑटो से बाहर निकलता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है। उस लड़की के साथ वो कुछ करता है जो शायद मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। इतना घिनौना काम वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की के साथ करता है। लड़की को कुछ पता नहीं है, क्योंकि लड़की बेहोशी हालत में थी, उसको कुछ आभास ही नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ऑटो ड्राइवर वहीं नहीं रुकता है, फिर अपने दोस्तों के पास फोन करता है और सारी बात बताता है। दोस्त मुंबई में एक होटल बुक करते हैं, एक लॉज टाइप का छोटा सा होटल होता है, वहीं एक होटल बुक करते हैं, उसी में एक रूम बुक करते हैं और जाते हैं और उसी में उस लड़की का इंतजार कर रहे होते हैं। और ये ऑटो ड्राइवर उस लड़की को लेकर उसी होटल के रूम में पहुंच जाता है। लड़की उस होटल के रूम में चली जाती है और फिर 12 लोग थे उस होटल के अंदर। पारा पारी यानी बारी बारी से उस लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं। उस लड़की के साथ वो करते हैं जो शायद एक इंसान तो नहीं कर सकता है, दरिंदे ही कर सकते हैं, हैवान ही ऐसे हैवानियत कर सकते हैं। मासूम सी बच्ची चीखती रही, बेहोशी की हालत में भी रहम की भीख मांगती रही, लेकिन उसकी बातों को सुनने वाला कोई और नहीं था। जो वहां पे उपस्थित थे वो दरिंदे ही थे जो उसे नोच नोच के खाए जा रहे थे। उस लड़की से बारी बारी से उस लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं, गलत काम करते हैं। रात्रि 10 बजे से ये शुरुआत होता है
और कल रात्रि 10 बजे तक लगातार 24 घंटा 12 लोग उस लड़की के साथ दुष्कर्म करते रहे और वो लड़की चीखती रही, रहम की भीख मांगती रही, बेहोशी हालत में भी उनके सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं था। वो लड़की प्यास से तड़प रही थी, भूख से तड़प रही थी, उसे पानी भी नहीं पिलाया जाता था, सिर्फ और सिर्फ उसके साथ गलत काम किया जाता था। उन्हें लगा कि अब हम फंस जाएंगे, अब इस लड़की को कहीं ना कहीं छोड़ देना होगा। फिर उस लड़की को लेके चले जाते हैं यही लोग जो लोग उसके साथ दुष्कर्म किए थे दादर रेलवे स्टेशन पे, और उस लड़की को छोड़कर भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। वो लड़की दादर रेलवे स्टेशन पे बैठी होती है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, कि वो घर पे बिना बताए आई हुई थी और घर जाने से डर रही थी कि इस टाइम घर जाऊंगी तो पापा जी माँ मारेंगे। इसी वजह से वो लड़की घर नहीं जा पा रही थी और दादर रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई थी, कुछ सोच भी नहीं पा रही थी कि हमें करना क्या है अब। तभी 2 रेलवे के कर्मचारी आते हैं, कहें तो सफाई कर्मचारी होते हैं, सफाई कर्मी होते हैं। उस लड़की के पास आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है। वो लड़की अपनी सारी बात उन्हें नहीं बता पाती है क्योंकि उसके अंदर डर था, दहशत था। वो लड़की कुछ नहीं बताती है उन्हें और बोलती है आप जाइए, मैं ठीक हूं। वो लोग चले जाते हैं। 11-12 रात्रि हो जाता है, पूरा रेलवे स्टेशन खाली हो जाता है, सभी लोग अपने अपने जहां जाना होता है वहां चले जाते हैं। एक भी ट्रेन नहीं होता है वहां पे, पूरा प्लेटफॉर्म खाली होता है। तभी वही दोनों सफाई कर्मी उसके पास आते हैं और उस लड़की को जबरदस्ती एक कमरे में लेके जाते हैं और उसके साथ गलत काम करते हैं। लड़की तो उन दरिंदों से बच के आई हुई थी एक पब्लिक प्लेस में कि यहाँ पे मैं सुरक्षित महसूस करूंगी, लेकिन उस पब्लिक प्लेस में भी, भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी वो लड़की अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाई और उसके साथ वही हुआ जो पहले हुआ था। वो लड़की फिर वहां आके बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, जिधर जा रही हूं उधर लोग मेरा यूज कर रहे हैं, लोग मेरे साथ गंदा काम कर रहे हैं। फिर उन कर्मचारियों को लगा कि मेरे साथ कुछ हो सकता है, लड़की किसी को कुछ बता देगी। तो फिर एक ट्रेन आती है, एसी ट्रेन होती है, वो चंडीगढ़ की ओर जाने वाली होती है। उसी ट्रेन में उस लड़की को जबरदस्ती बैठा देते हैं। वो लड़की चंडीगढ़ चली जाती है और उसी ट्रेन में बैठी हुई होती है। रेल चंडीगढ़ स्टेशन पे रुक जाती है, उसमें आरपीएफ के जवान चढ़ते हैं, सबको उतारने लगते हैं कि ये ट्रेन यहीं तक जाएगी। उसी ट्रेन में वो लड़की बैठी हुई होती है। तभी एक आरपीएफ के जवान की नजर उस लड़की पे पड़ती है। वो आरपीएफ के जवान कहते हैं कि बेटा उतर जाओ, यहीं तक ट्रेन जाएगी। जब आरपीएफ के जवान उस लड़की के करीब पहुंचते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होता है उस लड़की के, और वो रो रही होती है। उसका चेहरा बिखरा हुआ होता है। आरपीएफ के जवान को लगा कि इस लड़की के साथ कुछ हुआ है, ये लड़की काफी कष्ट में है, पीड़ा में है, दर्द में है, इसकी बातों को सुनना चाहिए। उससे कुछ पूछते हैं लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बता पाती है। उसे बोलते हैं बेटा उतर जाओ। जब वो लड़की उतर जाती है तो बाल जो वहां पे बाल एनजीओ काफी चलता था, बालिकाओं का एनजीओ है, उसी एनजीओ में वो फोन कर देते हैं। एनजीओ वाले लोग आते हैं, जो बालिका बचाव एनजीओ होता है, बालिकाओं को कष्ट को दूर करना, बालिकाओं के ऊपर जो दुर्व्यवहार होता है उसके लिए एक एनजीओ होता है। उसे एनजीओ में फोन करते हैं, एनजीओ वाले आते हैं और उस लड़की से बात करने लगते हैं। लेकिन लड़की किसी से भी बात करने से डरती थी। लड़की से जो बात कर रही थी वो एनजीओ में जो एनजीओ की तरफ से आई हुई थी, वो महिला थी और वो लड़की से बड़े ही प्यार से बात करने लगती है। जब 1 घंटा 2 घंटा बिताती है लड़की के साथ तो लड़की को लगा कि ये मेरी माँ जैसी हैं, तो सारी बात बताने लगती है कि मेरे साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ। और उधर लड़की के मम्मी पापा इस लड़की को ढूंढ रहे थे और नजदीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी लिखवा दिए थे। फिर वो एनजीओ वाले एरोप्लेन से लेके उस लड़की को पुणे पहुंचते हैं, मुंबई पहुंचते हैं, और उस जिस थाने में उनके मम्मी पापा एफआईआर दर्ज करवाए हुए थे उस थाने में पहुंचकर सारा रिपोर्ट बताते हैं, सारी इस लड़की के आप बीती एनजीओ वाले बताते हैं और इस लड़की से भी पूछताछ जारी कर देती है पुलिस। मुंबई पुलिस इस केस में काफी अच्छे से वर्क करती है, काफी अच्छे से काम करती है और सारे के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालने लगती है कि आखिर इस लड़की के साथ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा खंगालने के बाद एक ऑटो रिक्शा दिखता है, जिस ऑटो रिक्शा में वो लड़की बैठती हुई नजर आती है।
जूम किया जाता है तो उसका नंबर भी दिख जाता है। नंबर के थ्रू उस ऑटो ड्राइवर तक पहुंचा जाता है। ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाता है और उससे पूछताछ किया जाता है तो 12 लोगों का नाम बताता है। 2 सफाई कर्मी होते हैं, उन्हें मिलाकर 14 लोगों की गिरफ्तारी होती है। और 14 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ये मांग करती है कोर्ट से कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई किया जाए और 60 दिन के अंदर इन्हें फांसी के फंदे तक लटकाया जाए। कार्रवाई होती है, FIR दर्ज होता है, उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है और उस लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है। लंबे समय के बाद वो लड़की अपने आप से लेकिन अच्छी अवस्था में हो जाती है, रिकवर कर पाती है, वो किसी से बात कर पाती है या किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाती है। इतने दरिंदगी करने के बाद उन लोगों के अंदर थोड़ा सा भी शर्म नाम की कोई चीज नहीं था, कोई भी पछतावा नहीं था। इस टाइप के मानसिकता के लोग कहां से आते हैं समझ ही नहीं आता। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि ये 13 वर्ष की लड़की, इसके साथ मैं क्या कर रहा हूं। उसके पिता के उम्र के लोग थे, उसके साथ हैवानियत किए, उसके साथ वो किए जो शायद हमें सुनने के बाद हमारी रूह कांप जाएगी, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, लेकिन उनके जहन में थोड़ा सा भी डर नहीं होता है, खौफ नहीं होता है। और नाबालिग लड़कियों के साथ, छोटी छोटी लड़कियों के साथ ऐसे दुष्कर्म आए दिन भारत में सुनने को मिल जाता है। आप बताइएगा, पूरी वारदात को सुनने के बाद उस लड़की के साथ हुआ जो दुर्व्यवहार, उसे रोकने के लिए कि आइंदा किसी और लड़की के साथ ना हो, सरकार को कैसा कानून बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।